नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर अंबाला से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली में संबोधन किया है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पर चौधरी बीरेन सिंह और प्रेमलता ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गेमिंग ऐप के जरिए पैसा कमाने का लालच देकर लोगों से ठगी करने के जुर्म में साइबर क्राइम यूनिट ने एक बैंक कर्मी और सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर आपको बताते चले कि करीब 8.5 लाख मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप 4 बड़ी खबरें देख सकते हैं, जिसमें से विजय संकल्प रैली में सीएम सैनी शामिल हुए हैं और 10 साल बाद बीरेन्द्र सिंह की घर वापसी हो चुकी है। और तीसरी बड़ी खबर जो है वो गेमिंग ऐप में ठगी करने वाले गिरफ्तार हो गए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो पहली बड़ी खबर बराड़ा से है, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली आयोजित की गई है। रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी बंटू कटारिया भी रैली में मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यहां परिवार के नाते आया हूं, हमारी 4 विधानसभा यहां से जीतकर चंडीगढ़ गई और ये सीएम आपका है और आपको जब मर्जी आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। मिलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में बातें नहीं काम किए हैं। साथ ही प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे। आज चाहे बाबा केदार के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों के काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर भाइयों उज्जैन के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे भाइयों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार इस सरकार ने भाइयों इस संस्कृति का संरक्षण किया है। चाहे भगवान श्री राम के भाइयों दिव्य मंदिर बनाने की बात हो, ये लोग तो राजनीति करते थे, नरेंद्र मोदी ने राजनीति नहीं किया। और भाइयों मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ था, भाइयों ये व्यक्ति कोई और नहीं कर सकता था। 55 साल तक कांग्रेस रही, कांग्रेस ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा कि हमारे जो श्रद्धालु हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान के ऊपर वो वहां पर शीश नवाने के लिए जाते हैं, परंतु वहां पर भी करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को सीधा भारत के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों चाहे नरेंद्र मोदी जी ने या हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के अंदर इस देश के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, इस देश के अखंडता के लिए उन्होंने महाकुर्बानी देने का काम किया। और ऐसे बच्चों के जन्म दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में अगर मनाने का किसी ने अवसर दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, परंतु उन लोगों ने देश के लोगों के साथ देश के लोगों का वोट लेकर के शोषण करने का काम किया है। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की चिंता की है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, आज महिला की चिंता की है। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। असीम जी उसके हमारे संयोजक हैं। आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बिल्ला 24 घंटे इनकी छाती के ऊपर लगा रहता है। और भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने जब ये हरियाणा की धरा के ऊपर आकर के इसका वाहन किया, 10 वर्षों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों। और उनके लिए योजनाएं बनाई है। बेटी किसी के ऊपर मां बाप के ऊपर वजन नहीं है, वो भी खुली हवा में सांस ले,
ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर करके दिखाया है। और भाइयों, आज हमारी बेटियां, आप देख रहे हैं कि आज हमारी बेटियां कमीशन के अंदर भी आगे बढ़ करके हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। भाइयों, आज बेटियों की सुरक्षा के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज बने, बेटियों को ज्यादा दूर पढ़ने के लिए न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था ये मनोहर लाल जी ने हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। भाइयों, ऐसे ऐसे काम ये हमारी सरकार ने किए हैं जिनका लाभ देश को मिल रहा है। इस विकास की गति को हमने और तेज गति से आगे बढ़ाना है। मैं आज मौलाना की सरदारी के बीच में, क्योंकि आप 10 बजे के यहाँ पर बैठे हैं, एक अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं आपको अपने परिवार के नाते एक बात कह रहा हूँ कि एक एक वोट आप कमल के फूल के ऊपर डलवाइए। बंतो जी को कमल का फूल देकर के भेजा है। तो दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पर आपको बताते चले कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को इस्तीफा भेजा गया और अब कल कांग्रेस भी ज्वाइन करेंगे। आपको बताते चलें कि खबर दिल्ली से, जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा भेजा गया और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कल वो दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। आपको बताते चलें कि वीरेंद्र सिंह ने भी पिछले दिनों दावा किया था कि उनके साथ में और भी विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल होंगे और वहीं अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कल कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि 10 मार्च को वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस उन्हें हिसार से भी लोकसभा का टिकट दे सकती है। तो वहीं वीरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों भी दावा किया था कि उनके साथ में कुछ और भी विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और प्रेमलता ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को इस्तीफा भेजा गया और अब वो कल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हरियाणा बीजेपी को एक और झटका लगा है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही प्रेमलता ने भी बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। 10 मार्च को वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में भी शामिल हो गए थे। तो वहीं अब वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब वो कांग्रेस में कल शामिल हो सकते हैं। करीब 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अगस्त 2014 में पार्टी से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और वो कैबिनेट मंत्री भी बने। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अब बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अब वो कांग्रेस में कल शामिल हो सकते हैं, तो क्या अब बीजेपी को कुछ भी नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए अंकिता, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की बात करें तो इससे बीजेपी को कोई नुकसान होता हुआ बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो थे वो बहुत पुराने जो है कांग्रेसी थे। 4 दशक से वो कांग्रेस में थे और 2014 में जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, वो जीत के आए थे। और लेकिन करीबन 15 दिन पहले जो उनके निवर्तमान सांसद हिसार से बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जो है वो शामिल हो गए। तो इस तरह का एक उठापटक जो है चलती रहती है। राजनीति जो एक अवसरवाद की होती है, जहां पर आपको मौका मिले आपको कैश करना ही पड़ता है, जहां ताकि आप लाइमलाइट में बने रहे और लोगों के बीच में आपकी पकड़ रहे, आपका वोटर आपसे छिटके ना। लेकिन अगर हम
वीरेंद्र सिंह परिवार की छोड़ने की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो एक बार फिर अपने बेटे को हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से सर्वे की बात चल रही थी उसके आधार पर नहीं लग रहा था कि विजेंद्र सिंह को हिसार से जो है वो टिकट मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ब्रजेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपनी कांग्रेस में जो कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश की ताकि उनके बेटे को जो टिकट मिल सके। और अभी तक जब कांग्रेस ने हिसार का प्रत्याशी घोषित नहीं किया और उनके बेटे जो ब्रजेंद्र सिंह है वो एक बड़े दावेदार है और कहीं ना कहीं उनके जो पिता चौधरी ब्रजेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह है, वो भी उनके लॉबिंग कर रही है। ओपी शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में जो है वो शामिल तो हो गए हैं, तो क्या उनको लोकसभा सीट से कांग्रेस दे सकती है, दोबारा से प्रत्याशी बना सकती है? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हिसार लोकसभा सीट से बात करें तो कांग्रेस के जो है मुख्य तौर पर 3 नामों का जिक्र कहीं ना कहीं चला, जिसमें संपत सिंह पूर्व मंत्री हैं, ब्रजेंद्र सिंह ने वर्तमान सांसद और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, और तीसरे नंबर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन हैं। और ये जो पंचकुला जिले की कालका सीट है उससे 4 बार विधायक भी जो है रह चुके हैं। तो इन तीनों का नाम जो कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम चंद्रमोहन की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के जो बेटे हैं, तो वो खुद ही चुनाव जो है वो लड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं अब संपत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बीच में जो कहीं ना कहीं एक मुकाबला सा देखने को मिल रहा है। लेकिन संपत सिंह भी एक सक्रिय राजनीति से 2009 के बाद से वो 2009 में लास्ट में को जीत विधानसभा के तौर पर नलवा हल्के से मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो राजनीति में एक तरह से हाशिए पर चले गए हैं। संपत सिंह की बात करें तो वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे, उसके बाद वहां पर उनको टिकट नहीं मिली तो वो कहीं ना कहीं उस बात से नाराज थे, वो कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन अब एक सक्रिय राजनीति में उनकी जो कोई भूमिका या वो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन चुनावी मौसम के दौरान वो कहीं ना कहीं इक्का तुक्का जो कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला अगर हम हिसार लोकसभा सीट से बात करें तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन के बीच में ही दिखाई दे रहा है। जी अंकिता। ओपी जी, आपसे अगर ये जानना चाहें कि प्रेमलता ने भी पार्टी को छोड़ दिया है और वो भी अब कांग्रेस जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्या कुछ ज्यादा अपडेट है और क्या वजह रही कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा है? देखिए अंकिता, जो अगर हम प्रेमलता की बात करें तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी और ब्रजेंद्र सिंह की मां है, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं हो सकता कि परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग पार्टियों में रहे। तो और दूसरा ये भी था कि प्रेमलता जो है वो 2014 से 2019 के दौरान उचाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रत्याशी भी बनी थी। लेकिन 2019 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो प्रेमलता को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मुकाबले जो कहीं ना कहीं भारी मतों से जो हार गई थी। लेकिन अब जब पिता और पति अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो उनका भी जाहिर सी बात है उनके पीछे एक जाने का जो है वो कहीं ना कहीं हक बनता है, और उसी बात को लेते हुए वो भी जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि कल 9 तारीख को दिल्ली के अंदर जो है वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी ओपी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 42 साल तक कांग्रेस में रहे और उसके बाद में उन्होंने 2014 में दोबारा से बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, और बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद फिर से 10 सालों के बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो पहले क्या वजह रही होगी कि जो उन्होंने पार्टी को छोड़ा हुआ था, और अभी तो स्थिति जो है वो साफ है, लेकिन अगर पुरानी की बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो क्या वजह थी उस टाइम की? देखिए अंकिता, अगर हम चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो हरियाणा के एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर, बड़े कद्दावर कांग्रेस नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। 4 दशक से ज्यादा तक ये कांग्रेस में रहे हैं, राजीव गांधी के काफी करीबी रहे हैं। 1998 में जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आई थी तो उनको लेकर आने वालों में चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी जो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका मानी जाती है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को सोनिया गांधी का बहुत खास माना जाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी के खिलाफ कभी भी कड़वे शब्दों का जो है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो उस लेज से, लेकिन 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा कांग्रेस जब सत्ता में आई
10 साल के करीबन वनवास के बाद, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया था और इसी बात से कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को टीस थी। हालांकि वीरेंद्र सिंह को 2005 से 2009 तक हरियाणा का वित्त मंत्री के तौर पर भी काम करने का मौका मिला, लेकिन 2009 में ये पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से जो है वो हार गए थे और उसके बाद इनको जो है पार्टी ने राज्यसभा में भी जो है भेज दिया था और राज्यसभा में भेजने के बाद इनको केंद्र में जब यूपीए 2 के दौरान 2013 के आसपास जब रिशफल मनमोहन सरकार 2 में हुआ था, तो इनको जो है केंद्रीय मंत्री बनाने की बात थी। अफवाहें तो यहाँ तक भी है कि इनको सूट सुनाने के लिए कह दिया था और उनको मंत्रिमंडल में पहुंचने के लिए कह दिया था, लेकिन तब के जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके ना करने की चलते कहीं ना कहीं इनको केंद्रीय मंत्री जो नहीं बनाया गया। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं ये पार्टी से जो वो नाराज से चल रहे थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी, तब ओपी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम में गेमिंग ऐप के जरिए पैसा कमाने का लालच देकर लोगों से ठगी करने के जुर्म में साइबर क्राइम यूनिट ने एक बैंक कर्मी सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान की माने तो 25 जनवरी को एक व्यक्ति ने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दी थी कि स्नैपचैट पर उसने एक रेनो कार हायर नाम से एक एडवर्टीजमेंट देखी थी और इस पर उसने वहां पर अपनी डिटेल्स भर दी और कुछ समय बाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके वर्क फ्रॉम होम करके पैसा कमाने का लालच दिया गया। करीब 1,12,99,000 रुपए ठगे गए हैं और इस शिकायत पर थाना साइबर क्राइम मानेसर में भी केस दर्ज किया गया है। जी 25 जनवरी 2024 को एक व्यक्ति द्वारा थाना साइबर मानेसर गुरुग्राम में एक कंप्लेंट मिलती है, जिसमें वो कहते हैं कि टेलीग्राम पर टास्क पूरे करने के नाम पर, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब के नाम पर उनसे तकरीबन 1,12,00,000 रुपए ठगी की। इसमें संबंधित धाराओं में साइबर मानेसर गुरुग्राम में FIR नंबर 20/24 दर्ज हुई और इसमें कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर SHO सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की और आगे हमारी जो तकनीकी इन्वेस्टिगेशन थी और जितना भी हमारा एनालिसिस था, उसके बाद हमें पता चला कि इसमें एक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए फरीदाबाद में करीब 8.5 लाख मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि मतदाताओं के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी अपने परिजनों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलवाई गई। सेक्टर 55 मॉडल संस्कृति स्कूल में पहुंचे डीसी और एडीसी ने छात्रों को शपथ दिलवाई और इस दौरान डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि 2019 में मतदान का प्रतिशत फरीदाबाद में कम था और इस बार इसे बढ़ाने के लिए आपको बताते चले कि शपथ भी दिलाई गई है और कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। स्कूलों में या कॉलेजों में बच्चे हैं, उनको भी प्रेरित करा है। तो इसमें करीब 5 लाख के करीब हमारे बच्चे हैं, डिफरेंट प्राइवेट स्कूल या सरकारी या फिर कॉलेजों में भी। इसके अलावा जितने हमारे इंडस्ट्रीज में जितने लोग काम करते हैं या फिर हमारे बाकी जो सरकारी अधिकारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो या बाकी सिविल में हो या फिर कोर्ट में भी हमने कहा है। इसके अलावा ऑटो यूनियन से भी बात करिए, आंगनवाड़ी केंद्र, ANMs वगैरह, तो सभी ने इसमें बढ़िया तरीके से पार्ट लिया है और मेरी आशा यह है कि करीब 8 लाख के करीब लोगों ने आज के दिन पार्ट लिया है। अब विभिन्न जगह उनने आज शपथ ली है कि 25 मई को वो जरूर जाके वोट करेंगे और जिनके वोट नहीं है या जो एलिजिबल नहीं है, 18 साल के नीचे हैं, वो अपने परिजनों को प्रेरित करेंगे कि फरीदाबाद में करीब 8.5 लाख मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदाताओं के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी अपने परिजनों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलवाई गई है। सेक्टर 55 मॉडल संस्कृति स्कूल में पहुंचे डीसी और एडीसी ने छात्रों को शपथ दिलाई। इस दौरान डीसी विक्रम यादव ने कहा कि 2019 में मतदान का प्रतिशत फरीदाबाद में काफी कम था और इस बार इसे बढ़ाने के लिए 8.5 लाख तक ज्यादा लोगों को भी शपथ दिलवाई गई है और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि फरीदाबाद में 2019 का मतदान का प्रतिशत काफी कम था
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पंचाल जुड़ चुके हैं। मोनू पंचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए 8.5 लाख मतदाताओं को प्रेरित किया गया है, और अगर बात की जाए 2019 की तो वहां पर मतदान प्रतिशत काफी कम देखने को मिला था, जिसको लेकर अब लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार लोकसभा के चुनाव है और चुनावों के चलते जिस तरीके से लोग जो है वो मतदान करते हैं, और मतदान के चलते जो मैं आपको बता दूं कि जो है मतदान यानी कि पिछली जो है वोटिंग की बात की जाए तो जो 2019 में हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो वोट है, वोटिंग जो मतदान हुआ था वो कहीं ना कहीं बहुत कम हुआ था, लेकिन इस बार जो है काफी जागरूकता यहाँ पर ली जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फरीदाबाद के विक्रम सिंह यादव है जो डीसी है फरीदाबाद के, उन्होंने जाकर के खुद छात्राओं को जो है वो शपथ यहाँ पर दिलवाई, छात्राओं को जागरूक यहाँ पर किया। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि किस तरीके से जागरूक के दौरान जो है वो शपथ दिलवाई, और शपथ दौरान के जो जिस तरीके की जो शपथ दिलवाई है वो यही शपथ दिलवाई है कि वो बच्चे जो है वो अपने माँ बापों से ये कहेंगे कि वो मतदान करने अवश्य जाए, मतदान जरूर करे, क्योंकि उनका हक है सरकार को चुनना, वो मतदान करेगी उसको लेकर के भी। और उसके साथ साथ वो बच्चे जो है अपने घर के साथ साथ वो आस पड़ोस यानी कि मोहल्ले में जो है वो जागरूकता यहाँ पर फैलाने का काम करेंगे, वो लोगों को जागरूक यहाँ पर करेंगे कि वो वोटिंग करने अवश्य पहुंचे। तो इसको लेकर के उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो है चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो जिस तरीके से देखा जाए तो इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, तो सभी जगह जिस तरीके से देखा जाए तो जागरूकता का अभियान जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो लोगों को किया जा रहा है कि मतदान सबसे ज्यादा अधिक से अधिक करे, और कहीं ना कहीं मतदान का लोग जो है वो जो है उपयोग करे, अच्छा जो है इस्तेमाल करे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसके साथ साथ मैं बता दूं फरीदाबाद के में जो है वो पुलिसों को भी जो है पुलिस को शपथ दिलवाई है, वो भी जो है पूरी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करे और अपनी ईमानदारी के साथ जो है वो मतदान करे। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जागरूकता लगातार फैलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी मोनू पंचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि 2019 में मतदान काफी कम था, और अगर बात की जाए 2024 की तो ये कार्यक्रम कितना सफल देखने को मिलेगा? देखिए जिस तरीके से लगातार जागरूकता अभियान जो है जो जिम्मा यानी कि फरीदाबाद की जो डीसी है विक्रम सिंह यादव, उन्होंने जो है वो जिम्मा लगाया, चाहे वो आंगनबाड़ी की बात की जाए, चाहे वो आशा वर्कर की बात की जाए, चाहे वो जो तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो कंपनियों में जो मजदूर हैं उनको जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सभी विभागों की ड्यूटियां यहाँ पर अलग अलग तरीके से लगाई गई है। तो तमाम जो विभाग है वो लगातार इंस्टीट्यूटों में जा रहे हैं, चाहे वो कॉलेजों में जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के जो विक्रम सिंह यादव है डीसी, वो भी खुद जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और वो भी जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अब की बार जो प्रण जो यानी कि सरकारी महकमे के अधिकारियों ने लिया कि पिछली बार के अधिक जो है जो अनुसार इस बार जो है पूरी जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी और जनसंख्या जो वोटों की है वो बढ़ाई जाएंगी और मतदान यहाँ पर कराया जाएगा। इसको लेकर के यानी कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया यहाँ पर बनाई गई है उसके चलते कहीं ना कहीं 2019 के मुताबिक इस बार 2024 में इस बार मतदान सबसे ज्यादा होने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। जी मोनू पंचाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल दिन की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।